आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी के लिए हम आज का एडिटोरियल और कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। बाकी जो नए टॉपिक हैं या नई न्यूज़ है उनको भी देखेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में एमसीक्यूज़ देखेंगे ताकि आप ये टेस्ट कर सकें कि आप कितना समझ सके हैं और जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की स्थिति में हैं या नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आर्टिकल है वो है सीपीआई को लेकर। इसके बारे में हम 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। सीपीआई की जो नई सीरीज़ आई है उसका बेस ईयर चेंज हुआ है 2012 से लेकर अब हो गया है 2024, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा था। इसके बारे में थोड़ी सी बात है और उसके बाद हम देखेंगे कि बांग्लादेश इलेक्शन का रिजल्ट आया है। बांग्लादेश इलेक्शन में वोटों की गिनती हो गई है। क्लियर मैंडेट मिला है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, तो बीएनपी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और भारत और बांग्लादेश के क्या रिलेशंस अब हो सकते हैं, कैसे इतिहास में बांग्लादेश ने बीएनपी के साथ रिलेशन बनाए हैं और किस तरह से भारत और बांग्लादेश के अब रिलेशन आगे बढ़ने वाले हैं, उसको देखेंगे। इसके बाद है सरकार ने गेहूं और शुगर के एक्सपोर्ट को खोला है, तो उसके बारे में देखेंगे, शायद किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है। फिर पेंगोलिन के बारे में देखेंगे, क्योंकि नागालैंड के ट्राइब है, नागालैंड में एक जनजातीय समूह है जो इसके संरक्षण को लेकर आगे आया है। उन्होंने अपने लेवल पर, सामुदायिक लेवल पर इसके संरक्षण को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है, तो उसके बारे में देखेंगे और उसी बहाने फिर हम देखेंगे पेंगोलिन के बारे में, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ट्रैफिकिंग, कोई मैमल है उसकी ट्रैफिकिंग होती है तो ये पेंगोलिन है। पेंगोलिन का जो अस्तित्व है वो तस्करी के कारण खतरे में होता है, शिकार बड़े पैमाने पर होता है, आवासों का क्षरण भी हो रहा है। तो इन सभी बातों को देखेंगे कि पेंगोलिन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। पेंगोलिन के बाद देखेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके ऑफिस का एड्रेस चेंज हुआ है। पहले जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक थे, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यालय भी था, राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार का कार्यालय भी था और हमारे जो बाकी मंत्रालय हैं उनका कार्यालय भी था, लेकिन अब उन्हें एक ही जगह पर सभी को रिलोकेट किया है, सभी को अब वहाँ पर शिफ्ट किया है। अब एक साथ सारे ऑफिसेस हो जाएँ, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए सारी नई-नई सुविधाएँ हों, डिजिटली रूप से सारी सुविधाएँ हों, इसके लिए नए ऑफिसेस बनाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसके तहत हमारी नया संसद भवन है वो भी बना था, तो वहीं पर पास में है 3 बिल्डिंग्स, तो इन बिल्डिंग्स में अब ऑफिस चेंज हुआ है, ऑफिस वहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संसद में एक सवाल पूछा गया था मंत्री जी से, तो उन्होंने जवाब दिया था कि लगभग 8000 के आसपास कुछ शिकायतें मिली हैं सीजेआई ऑफिस को जजों के खिलाफ। तो जजों को लेकर क्या शिकायतें हैं, क्या समस्या है जुडिशरी में, क्योंकि हम देखते हैं कि जुडिशरी पर जैसे हमारा भरोसा है, जैसे हम उसको पवित्र मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम सही नहीं मान सकते। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हैं और हरासमेंट वगैरह की शिकायत भी हैं, तो इन्हें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्पेक्ट्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पूरा स्पेक्ट्रम जो एलोकेट होते हैं अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों को, इनके ऊपर इनका स्वामित्व नहीं होता। तो इसको लेकर फिर आईबीसी में इसे इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो क्या पूरा मामला है स्पेक्ट्रम का और आईबीसी का, और जो कंपनियां अगर बर्बाद हो जाती हैं, जो कंपनियां दिवालिया हो जाती है, क्या उन्हें आईबीसी के तहत अपने जो स्पेक्ट्रम है उसे भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। और फिर हम देखेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं, जिस तरह से हमारी सरकार 2017 से दावा कर रही है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ा जाएगा, वहाँ से जो कीमतें उतार चढ़ाव होती है वो होंगी। तो हम इस मामले में देखते हैं कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसके भाव जब बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ रेट्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर कीमतें गिरती हैं तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर को नहीं मिलता, आम लोगों को नहीं मिलता, कंपनियाँ भाव कम नहीं करती हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें हम देखते हैं कि कभी-कभी अब तो आधी भी हो चुकी है जो पहले थी उसकी तुलना में, लेकिन हमें जो पेट्रोल और डीजल हमारे पेट्रोल पंप्स पे मिलता है, उनका रेट कम नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो नई सीरीज़ आने वाली है, या हम कहें आ चुकी है, जनवरी 2026 से इसका जो पहला डेटा है 2024 के आधार पर जो कैलकुलेट किया गया है वो जारी हुआ है। और
पहले जो आधार वर्ष 2012 था, 2012, उसको 2024 कर दिया है। अब 2024 के आधार पर, 2024 के कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर, 2024 की बास्केट के आधार पर, 2024 के रेट्स के आधार पर अब जो हमारी सीपीआई की सीरीज़ है वो आएगी। हुआ क्या है कि 2012 और 2024 में, 2012 से लेकर 2024 तक कंजम्पशन पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला है। कंजम्पशन पैटर्न अगर आप कहें, जिन चीज़ों का उपभोग, जिन चीज़ों को आप खरीदते थे अपने डेली लाइफ में, उन चीज़ों को, उन चीज़ों में, उन चीज़ों की संख्याओं में, उन चीज़ों के वेटेज में अंतर आया है। अगर आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ को भी देखें तो जिन चीज़ों को आप 2012 में ज़्यादा वेटेज दे रहे थे, ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा कर रहे थे, अब 2024 में शायद कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सेवा ऐसी है जो इसमें नई शामिल हुई हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम ओटीटी का खर्चा लें, तो ओटीटी पर 2012 में आप उतना खर्चा नहीं कर रहे थे या नहीं ही कर रहे थे, लेकिन 2024 आते-आते इनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा जो हमारा खाद्यान्न को लेकर खर्चा है, क्योंकि भारत में 80 करोड़ लोगों को अब अनाज मिल रहा है, तो खाद्यान्न को लेकर, पेय पदार्थों को लेकर भी खर्चा कम हुआ है, इसलिए उसका वेटेज कम करना पड़ा है। तो जिन चीज़ों का हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, जिन चीज़ों का ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, उनका वेटेज बढ़ाया है, और जिन चीज़ों का हम अब यूज़ नहीं करते या कम करते हैं, उनका वेटेज कम हुआ है। हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, उन्होंने ये आंकड़ा जारी किया है, बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में और उपभोग पैटर्न में चेंज हुआ है। इसके कारण यहाँ पर जो हमारा बेस ईयर है उसमें हम चेंज कर रहे हैं। ये जो नई सीरीज़ आने वाली है वो होगी हमारा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 उसके आधार पर। तो इसके आधार पर 2024 जो बेस ईयर किया है सीपीआई का, वो आने वाला है, या जनवरी का तो आ ही चुका है, ठीक। जैसे इसमें बताया गया है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है। अब जब मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उन्हें अनाज के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता, या फिर कम चीज़ें खर्चा करनी पड़ रही है। तो इसका वेटेज सीपीआई से हटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सीपीआई का आंकड़ा है उसे इस तरह से हमें डिज़ाइन करना होगा, उसे इस तरह से बनाना होगा कि वो सही परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट कर पाए। मार्केट में जो सच में महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, अगर उसे हमारा सीपीआई का डेटा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये पूरी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि सीपीआई को वास्तविक परिस्थितियाँ दिखाने के लायक, या वास्तविक परिस्थितियाँ हमारी सीपीआई दिखा सके, इस तरह से बनाना होगा। और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन सेवाएँ जो हैं, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब बढ़ी हैं, तो इनका वेटेज बढ़ाया है। तो खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज पहले का ज़्यादा था, अब कम हुआ है। तो एक चीज़ हमें ये बात याद रखना है, ट्रेंड याद रखना है कि सीपीआई में खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज बढ़ा है या कम हुआ है। आपको याद रखना है कि कम हुआ है। याद क्या रखना है कि कम हुआ है। कल भी हमने इसके बारे में एक डिटेल में आर्टिकल देखा था। इसके अलावा जो कपड़े और जूते का वेटेज वो कम हुआ है। बाकी सेवाएँ, शिक्षा और परिवहन का जो वेटेज है वो बढ़ा है। उसके बारे में कल वाले एडिटोरियल में, कल वाले हमने जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है उसमें डिटेल में देखा था। आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इस सूचकांक में जो वस्तुएँ और सेवाएँ शामिल हैं उनकी संख्या बढ़ी है। जैसे पहले सीपीआई में 299 चीज़ें शामिल थी, जिसमें सर्विसेज़ थी और जिसमें प्रोडक्ट्स भी थे। लेकिन अब उन्हें बढ़ाकर किया गया है 358। इसमें से 308 वस्तुएँ हैं और 50 सेवाएँ हैं। पहले सेवाएँ थी 40, और हमारी जो सर्विसेज़ थी, अपना प्रोडक्ट्स थे, वो भी कम थे। कितने थे? लगभग आप समझिए 259 के आसपास थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो अब इनका संख्याओं में भी चेंज हुआ है और वेटेज भी चेंज हुआ है। इसमें हमने 12 मार्केट प्लेस को भी शामिल किया है, पहले नहीं थे, तो ये नई चीज़ यहाँ पर आई है। इसको भी याद रखना है। और सीपीआई का जो डेटा होता है, आप जानते हैं कि जब भी हर 2 महीने में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक होती है, उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर फैसले लिए जाते हैं, उनमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक आधार की तरह देखा जाता है। सीपीआई का जो डेटा आता है उसके आधार पर ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फैसले लेती है। तो इसके लिए ज़रूरी है, सरकारी नीति निर्माण के लिए, बजट निर्माण के लिए और महंगाई से जुड़ी हुई चिंताओं को दूर करने के लिए या उससे जुड़े हुए फैसले लेने के लिए ज़रूरी है कि हम सीपीआई को कैलकुलेट करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीपीआई को सही ढंग से कैलकुलेट करें, जो वास्तव में महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है उसको सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाए। इस तरह से हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा, और ये सारे जो सुधार हो रहे हैं उसको लेकर ही हो रहे हैं, क्योंकि हम
कंजम्पशन पैटर्न बदला है। दूसरा, कोविड-19 महामारी के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था में भी देखा गया है, कंजम्पशन पैटर्न में भी देखा गया है और फिर आंकड़ों का जो खेल होता है उसमें भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो सटीक मौद्रिक नीति को और ब्याज दरों का सटीक निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है कि सही से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो डेटा मिलता है उसके इनपुट के लिए ज़रूरी है कि सही से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये सारे काम करता है। आप जानते हैं, कल भी हमने देखा था, तो ये वाला मंत्रालय याद रखना है। और इसमें एक सलाह दी गई है कि हर 5 साल में नियमित तौर पर इसका बेस ईयर चेंज किया जाना चाहिए ताकि समय के हिसाब से ये सही जानकारियाँ हमें दे सके। तो इसके लिए ये सारे रिकमेंडेशंस हैं और जो बदलाव हुए हैं, जो बड़े बदलाव हुए हैं वो हमने देखे हैं। क्या-क्या हुआ है एक बार रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो पहले बेस ईयर था 2012, अब बेस ईयर है 2024, बेस ईयर हुआ है 2024, ठीक है। और जो नया इसके लिए जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो नया आधार है हमारे पास, इसके आधार पर फैसले लिए गए हैं वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-2024, ठीक, इसको याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए हैं और उपभोग पैटर्न में बदलाव हुए हैं, इसके लिए इस बदलाव को किया जाना ज़रूरी था। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला है। इसका मतलब है कि वो लोग अब अनाज पर खर्चा नहीं कर रहे हैं या कम खर्चा कर रहे हैं, और जब कम खर्चा कर रहे हैं और अगर हम सीपीआई में उसका वेटेज ज़्यादा रखेंगे तो सही से महंगाई का आंकड़ा हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसका वेटेज कम किया जाना चाहिए। ओटीटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं जैसी चीज़ें जो हैं उनका वेटेज हमारी लाइफ में बढ़ा है। हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उनका वेटेज उसमें शामिल किया है। और खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज कम हुआ है। कितना कम हुआ है यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इस तरह के आंकड़ों को याद नहीं रखना है, फिर भी आइडिया के लिए अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और भी ज़्यादा चीज़ें और भी ज़्यादा सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं। पहले लगभग 299 चीज़ें थी, अब हैं 358 358 चीज़ें, जिसमें से 308 तो वस्तुएं हैं और 50 सेवाएं हैं, तो इसको याद रखना है। मार्केट प्लेस को भी इसमें शामिल किया है पहली बार। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बजट निर्माण करना है हमको, महंगाई से जुड़े जो भी आंकड़े हैं, जो भी फैसले लेने हैं उनके लिए सरकार को ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और ब्याज दरों के सटीक विश्लेषण और सटीक करने के लिए ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो इससे जुड़ा हुआ काम करता है। आज के लिए हमारे पास जो दूसरा एडिटोरियल है वो है बांग्लादेश इलेक्शन को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश में आप जानते हैं लंबे समय से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। वहाँ पर पहले जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उन्हें अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, गद्दी छोड़नी पड़ी और देश भी छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार के जो मुखिया थे, जो वहाँ के जो मुख्य बहुत जाने माने, जो बहुत जिन्होंने इकॉनमी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व में एक सरकार बनी। उसके बाद अब इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। यहाँ पर वैसे 300 सीट हैं, लेकिन 299 सीटों पर चुनाव हुए और इन्होंने 2/3 बहुमत, लगभग 112 सीटें जीत ली और अब सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश के थोड़े से हम पॉलिटिकल इतिहास की बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें मुख्य रूप से 2 पार्टियां रही हैं। एक पार्टी तो है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग। अवामी लीग इतने दिनों से सत्ता में थी, और जो दूसरा दल था वो था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये दोनों बड़ी पार्टियां थी और जो अवामी लीग है उसको थोड़ा सा लिबरल माना जाता है, उसको सेंट्रिस्ट माना जाता है। भारत के साथ उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस रहे हैं। हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके साथ भी भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। वहीं विपक्ष में जो पार्टी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये पहले भी सत्ता में रही है। लगभग 20 साल पहले यहाँ एक प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया। तो खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता थी, मुखिया थी, और अभी उनका थोड़े दिनों पहले देहांत भी हो गया है। और जब फिर विरोध प्रदर्शनों के बाद जब शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, उसके बाद उनके जो बेटे हैं तारिक रहमान, ये वापस बांग्लादेश लौटे हैं, क्योंकि पिछले लगभग 17 सालों से ये देश से बाहर रह रहे थे। अभी इनकी उम्र है लगभग 60 साल के आसपास। 17 साल से लंदन में रह रहे थे। उससे पहले जब सरकार में थे तब इनका काफ़ी ज़्यादा
रुतबा था, काफ़ी ज़्यादा उनकी पकड़ थी, काफ़ी ज़्यादा इनके पास पावर्स थी। भले ही प्रधानमंत्री इनकी माँ थी खालिदा जिया, लेकिन इनको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा उस सरकार में हस्तक्षेप करते थे और इनके पास ही सारी पावर्स थी, बड़े फैसलों में इनका इन्वॉल्वमेंट था। और फिर जब वहाँ पर सरकार बदली 2006 में, क्योंकि खालिदा जिया पहले तो 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रही, उसके बाद 2001 से लेकर 2006 तक सरकार में रही। और फिर जब सरकार बदली तो इन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में डाला गया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और फिर इन्हें चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया था। और उसके बाद ये चले गए लंदन और वहीं पर 17 सालों से रह रहे थे और अब लौटे हैं और अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो इतने दिनों से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, एक तो बांग्लादेश को एक स्थिर सरकार देनी है, चूँकि बड़ा बहुमत है और बड़े बहुमत के कारण सरकार स्टेबल रहने की उम्मीद है। साथ में जो यहाँ पर जुलाई चार्टर था उसे भी लागू करना है, क्योंकि जुलाई चार्टर जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस दौरान यहाँ पर लगभग 30 पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो विरोध में लोग थे, उन्होंने मिलकर कुछ बातों पर सहमतियाँ बनाई थी। जैसे कि प्रधानमंत्री का जो टर्म है, प्रधानमंत्री को 2 टर्म तक सीमित कर दिया जाना चाहिए, मतलब 2 बार कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता है। फिर जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, संवैधानिक संस्थाओं को यहाँ पर और ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात कही गई थी। संविधान में सुधार और संविधान में संशोधन की बात कही गई थी। तो इतने सारे सुधार इनको करने हैं और ये सारे चैलेंजेस इनके पास हैं। इसके अलावा जो यहाँ की एक और पार्टी थी, जमात-ए-इस्लामी, क्योंकि पहले एक तरफ अवामी लीग थी और दूसरी तरफ बीएनपी थी और ये जो जमात-ए-इस्लामी वो थी। लेकिन अब जमात-ए-इस्लामी ने 75 सीटें जीती हैं और मुख्य विपक्ष में बैठने वाली हैं। तो अब यहाँ पर जो 2 धड़े हैं, वो एक तो है बीएनपी और एक है जमात-ए-इस्लामी। जमात-ए-इस्लामी को बहुत ज़्यादा राइटिस्ट माना जाता है, इसी तरह की इनकी विचारधारा है। थोड़ी-सी रूढ़िवादी, थोड़ी-सी कट्टर है। तो इसको लेकर भारत इस पूरे चुनाव के दौरान, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि कोई नई पार्टी यहाँ पर सत्ता में ना आ जाए। हालाँकि बीएनपी आई है, बीएनपी के साथ भारत ने पहले भी काम किया है। हालाँकि उतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं। जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी भारत और बांग्लादेश के उतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो उसको लेकर भी इनके सामने भी चैलेंजेस हैं और भारत के सामने भी चैलेंजेस हैं। अगर तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके सामने, क्योंकि भारत इनका सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, एक ही देश है जिसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा साझा करते हैं, वो है भारत। तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, भारत के साथ व्यापार बहाल करना है। संवैधानिक सुधारों के अलावा जो चैलेंजेस है राजनीतिक रूप से, वो भारत के साथ हैं। ऊपर से दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है, उसको लेकर भारत को चिंता करनी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी ये जो नई सत्ता आई है, ये जो नया पूरा रिजीम आया है, जो पूरी दूसरी पार्टियाँ जो है वो भी आई हैं, तो इन पार्टियों के चलते भी उनका झुकाव भारत की तरफ नहीं है। अपना आवामी लीग का झुकाव भारत की तरफ था, लेकिन नई पार्टियों का झुकाव भारत की तरफ नहीं है। तो भारत को हम दूसरे देशों का यहाँ पर इन्फ्लुएंस होने से रोकना है, और चूँकि भारत की ज़मीन के पास में किसी दूसरे देश की अगर किसी भी प्रकार की उपस्थिति होती है, तो भारत के लिए चिंताजनक है। ऊपर से बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनूस की सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, उस दौरान बड़े पैमाने पर यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हुए हैं, प्लान्ड हमले हुए हैं। इक्का-दुक्का घटनाएँ नहीं, दुर्घटनाएँ नहीं हुई हैं, बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो नई सरकार को, जो बीएनपी की सरकार बनने जा रही है, उसको उन हमलों को भी रोकना है। भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी को भी रोकना है। भारत के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, भारत के साथ व्यापार को भी बहाल करना है, क्योंकि जो सबसे पास का आपका पड़ोसी देश है, एकमात्र पड़ोसी देश है, उसके साथ अगर रिलेशन इनके अच्छे नहीं होंगे, अ, तो इन्हें दिक्कतें होने वाली है। हालाँकि भारत के साथ ही नहीं, म्यांमार के साथ भी बांग्लादेश सीमा साझा करता है, तो थोड़ा-सा इस गलती को आप सही कर लीजिए कि बांग्लादेश एक तरफ भारत के साथ और म्यांमार के साथ 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन सबसे बड़ी जो सीमा है वो भारत की बांग्लादेश के साथ है और बांग्लादेश की भारत के साथ है। तो इस बात को थोड़ा-सा फैक्चुअली हम गलत चले गए थे, उसे सही कर लीजिए। बांग्लादेश के साथ भारत भी सीमा साझा करता है और म्यांमार भी सीमा साझा करता है। बाकी जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तारिक रहमान, ये इनकी जो स्थिति रही है वो उसी तरह रही है जैसे अ अ, इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी, उस समय अपने जो संजय गांधी थे उनके बेटे थे, जिस तरह की पावर उनके पास थी, इस तरह की पावर्स इनके पास भी रही है। अब ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी और दुनिया भर के दूसरे देशों ने भी इन्हें बांग्लादेश में सरकार बनाने को लेकर और चुनावों में जीत को लेकर बधाई दी है और शुभकामनाएँ दी हैं, और दोनों देशों के रिलेशंस को और ज़्यादा पॉजिटिव ढंग से आगे बढ़ाने की बात कही है।
तो बांग्लादेश के बारे में जब भी हम देखते हैं कि कहीं पर भी हम सीख सकते हैं इस पूरी घटनाक्रम से कि जहाँ पर भी अगर कोई भी सरकार बहुत ज़्यादा निरंकुश होती है, किसी भी सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, विपक्षियों को दबाया जाता है, विपक्षियों को जेल में रखा जाता है या उनके ऊपर किसी भी प्रकार की अनुचित कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वहाँ पर हम सरकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर देखते हैं कि गुस्सा फूटता है, सत्ता परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही हम पूरे बांग्लादेश की ये जो घटना हुई है, उस पूरी घटना से यह सीख सकते हैं कि देश में सबसे ऊपर संविधान होना चाहिए, कोई एक नेता नहीं। सबसे ऊपर संवैधानिक संस्थाएं होनी चाहिए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं। सबसे ऊपर संविधान के आदर्श होने चाहिए, न कि कोई एक खास विचारधारा। तो भारत में या दूसरे देशों में भी अगर जहाँ पर अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर हमें बचना है तो इस तरह के एक्सट्रीमिज्म से हमें भी बचना होगा। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है हमारे लिए वो ये है कि गेहूं और शुगर एक्सपोर्ट को लेकर सरकार का एक फैसला आया है। सरकार ने फैसला किया है कि 25 लाख टन 25 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जाएगा और इसके अलावा शुगर के निर्यात को भी अनुमति मिली है। अब क्यों अनुमति मिली है? क्योंकि जब भी गेहूं या चावल की बात आती है तो गेहूं और चावल का सीधा संबंध है भारत की खाद्य सुरक्षा से, भारत की फूड सिक्योरिटी से। तो भारत की फूड सिक्योरिटी, भारत की खाद्य सुरक्षा, लोगों की थाली को सुनिश्चित करना है, लोगों के पेट को सुनिश्चित करना है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो है गेहूं और चावल जैसे अनाजों के ऊपर। कल हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें काफ़ी अच्छा विश्लेषण हुआ था अपना दालों को लेकर कि दालों का जो हमारे पास डिमांड है वो 3 करोड़ टन है और प्रोडक्शन है 2.5 करोड़ टन, बाकी हमें आयात करना पड़ता है। लेकिन गेहूं और चावल के मामले में स्थितियाँ बिल्कुल उलट हैं। गेहूं और चावल के मामले में भारत आत्मनिर्भर तो है ही, साथ में हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है। सरप्लस प्रोडक्शन हमारे जो भंडार हैं, हमारे जो अनाज का भंडार है, जो हमारे भविष्य की फूड सिक्योरिटी उसके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में थोड़ी सी समस्याएं भी हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती है, तो एक तो किसानों को भाव नहीं मिल पाते, और अगर बार बार एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया जाता है फूड सिक्योरिटी के चलते, तो वहाँ पर भी किसानों को दाम नहीं मिलते। तो एक तो बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए, दूसरा किसानों को फसल का मूल्य सुनिश्चित हो सके, इसको ध्यान में रखकर 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति मिली है। थोड़ा सा अगर गेहूं के उत्पादन के आंकड़े को देखें तो गेहूं भारत में लगभग 11 से 12 करोड़ टन गेहूं उत्पादन होता है हर साल का, और इसमें से हमारे पास लगभग 9 से 10 करोड़ टन के आसपास हमारा जो डिमांड है वो है। फिर हमारे जो स्ट्रेटेजिक भंडार वो तो हर साल हमें मेंटेन करने ही पड़ते हैं, जो एफसीआई करता है। फिलहाल एफसीआई के पास हमारे देश में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो अनाज का भंडार करती है, जो किसानों से अनाज खरीदती है भंडार करने के लिए, उसके पास लगभग 1 करोड़ 82 लाख टन का भंडार है। 182 लाख टन का भंडार है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम इससे निपट सकते हैं अगर फसल खराब होती है। वैसे फसल अच्छी लगी हुई है इस साल, जो रबी के मौसम में गेहूं लगा है, ठीक लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। फसल अच्छी होने की उम्मीद है, और उसको देखते हुए सरकार एक तरफ देख रही है कि फसल आने वाली है, और दूसरी तरफ सरकार देख रही है कि हमारे पास भंडार काफ़ी अच्छे हैं। न सिर्फ सरकार के पास भंडार है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के पास भी 75 लाख टन गेहूं का भंडार है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि गेहूं का एक्सपोर्ट किया जाएगा। गेहूं की खेती की बात करें तो भारत में होती है लगभग 334 लाख हेक्टेयर, 3 करोड़ 34 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई होती है, और गेहूं के लिए एमएसपी पर खरीदी भी होती है। हालांकि बहुत कम किसान हैं भारत में जिनकी फसलें एमएसपी पर बिक पाती है, लेकिन फिर भी सरकार को उम्मीद है कि अच्छी फसल होगी, और बड़ा रकबा बोया गया है इस बार भी, और किसानों को थोड़ा सा दाम मिल सके, थोड़ा सा अच्छा दाम मिल सके, क्योंकि एक्सपोर्ट खुला है तो सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, किसानों से खरीदेंगे। उम्मीद है कि किसानों को एक अच्छा दाम मिल पाएगा। तो भंडार मतलब बहुत ज़्यादा भंडार हैं ही हमारे पास, कीमतें नरम थी, तो उसको देखते हुए और फिर बेहतर उत्पादन से जबरन बिक्री को भी अगर एक हम वो देखें, तो उसके लिए भी एक अच्छा कदम रहेगा कि अगर डिमांड रहेगी बाहर, अगर भारत से एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को अच्छी कीमतें मिल पाएगी, किसानों को इनकम मिल पाएगी। फिर शुगर की बात करें तो शुगर को लेकर भी सरकार ने अनुमति दी थी। 5 लाख टन निर्यात की अनुमति मिली थी, लेकिन कितना निर्यात हो पाया है? 31 जनवरी 2026 तक लगभग 2 लाख टन का निर्यात हुआ है,
और 2,72,000 टन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। तो इनको लेकर भी सरकार ने अनुमति दी है। तो जब भी एक्सपोर्ट खुलता है, अगर भारत में सरप्लस प्रोडक्शन है, भारत के किसानों को इनकम प्रदान करनी है, तो जहाँ पर भी डिमांड है सरकार को निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। बेशक पहले हम हमारी सिक्योरिटी को देखेंगे, हमारी फूड सिक्योरिटी को देखेंगे, उत्पादन को देखेंगे, फसलों को देखेंगे कि खराब होने की उम्मीद है या अच्छी फसल होने की उम्मीद है, उसको लेकर सारी परिस्थितियों को लेकर सरकार फैसले करती है। उम्मीद है कि किसानों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर किसानों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। आप बाज़ार में कहीं भी जाएँ, आटा खरीदें, 40 रुपये, 50 रुपये, 35 रुपये किलो तक, 50-60 रुपये किलो तक का आपको आटा मिलता है गेहूँ का, लेकिन गेहूँ की कीमत उससे कम है, लगभग कभी-कभी आधी कीमत मिलती है किसानों को। तो उसको लेकर भी जो बिचौलियों की जो प्रवृत्ति है, जो बिचौलियों का पूरा सिस्टम है, उसको बाईपास करके सरकार अगर किसानों को फ़ायदा दिलवा सकती है, तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी किसान हमेशा से भारत में फसलों के उत्पादन को लेकर, कीमतों को लेकर और सरकार की तरफ से प्रोक्योरमेंट को लेकर चिंतित रहा है। अगर फैसलों का फ़ायदा मिलता है किसानों को तो अच्छा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि किसानों को थोड़ी-सी अच्छी कीमत मिल पाएगी, ताकि उनकी आय सुनिश्चित हो सके। इसके बाद हम आते हैं नागालैंड। नागालैंड में एक नागा समुदाय है, संगतम समुदाय। उसकी जो सर्वोच्च संस्था है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि वे लोग मिलकर पेंगोलिन की सुरक्षा करेंगे। जब भी हम देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में, चाहे जंगलों को बचाना हो, चाहे जानवरों को बचाना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान का ही अगर एग्जाम्पल लें, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर हम दूध का उत्पादन देखें, तो जब भी जहाँ पर भी आम लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जहाँ पर भी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हुई है, जहाँ पर भी जो हमारा समाज इन्वॉल्व हुआ है, लोग इन्वॉल्व हुए हैं, उन प्रोग्राम्स का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है। तो अगर इस तरह के समुदाय पेंगोलिन को बचाने के लिए आगे आते हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम होने वाला है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी किए जाने वाले मैमल्स में से एक है, तो इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जो स्केल्स हैं और इसके जो मांस है, वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उसके लिए इसे मारा जाता है, इसका शिकार किया जाता है। इसके जो शल्क हैं, इसके जो स्केल्स हैं, उनका पारंपरिक दवाइयों के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें केरोटीन होता है। केरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह वही प्रोटीन है जो हमारे बालों में होता है, जो हमारे नाखूनों में होता है, जो खराब चमड़ी में होता है। तो इसके लिए पारंपरिक दवाएँ इससे बनती है और इसके लिए इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, तस्करी होती है। और चूँकि ये जो जनजाति है, इनका इलाका लगा हुआ है म्यांमार के साथ, बॉर्डर शेयर होती है इन ज़िलों की, तो एनसांग और किफिर ज़िले जो हैं, यहाँ से बड़े पैमाने पर तस्करी होती है और इसके लिए जो कम्युनिटी है वो आगे आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कदम है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसने पेंगोलिन्स को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं। ये शायद मुंबई बेस्ड एक संगठन है, तो उसको लेकर मतलब मध्य भारत में भी जैसे पेंच जिला, जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी दूसरे जगह हैं, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अब इसके साथ मिलकर अगर दूसरे समुदाय, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे ईस्ट साइड के हों, चाहे वो सेंट्रल इंडिया के हों, अगर जानवरों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कदम होगा। इससे पहले मणिपुर के उखरुल में तांगखुल समुदाय है, तांगखुल समुदाय ने भी इस तरह का एक प्रस्ताव पारित किया था। तो पहले यहाँ पर हुआ था, उसके बाद यहाँ पर हुआ है। तो इन समुदायों को भी याद रखना है कि ये कहाँ पर रहते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो देख सकते हैं म्यांमार से बॉर्डर साझा करते हैं, ईस्टर्न नागालैंड में है और जनजाति समुदाय है, नागा समुदाय है। बाकी ये जो पूरा इलाका है वो इंडो म्यांमार जैव विविधता हॉटस्पॉट, इंडो म्यांमार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। पेंगोलिन के बारे में देखें तो पेंगोलिन एक, जैसे कहते हैं कि स्केली, जिसके ये जो कांटे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये इसके स्केल्स हैं। ये स्केल्स बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और जब भी इनके ऊपर खतरा होता है तो ये गेंद की तरह हो जाते हैं और ये कठोर स्केल्स उनकी रक्षा करते हैं। और इनके लिए ही ये जो इसका जो रक्षा कवच है, वही इनके लिए खतरा बन गया है, क्योंकि पारंपरिक दवाइयों में और मांस के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है, पकड़ा जाता है, तस्करी की जाती है। और सबसे ज़्यादा तस्करी किए जाने वाले जानवरों में से एक है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, दिखने में थोड़ा-सा डरावना है, खतरनाक है, लेकिन एक मासूम जानवर है। चींटियाँ खाता है, कीड़े-मकोड़े खाता है, इसकी जो जीभ होती है वो लंबी होती है और इस लंबी जीभ पे ये कीड़े-मकोड़े यहाँ पर
जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी का बना हुआ एक घर है, घोंसला है, चींटियों का है, उसमें ये अपनी जीभ डाल देता है। चींटियाँ इससे चिपक जाती हैं और उन्हें खा लेता है। रात में निकलता है, रात्रिचर है, अकेला घूमता रहता है और खतरा होने पर गेंद की तरह अपने आप को मोड़ लेता है। तो इतनी इसकी खासियतें हैं और खतरनाक जानवर बिल्कुल भी नहीं है। लोग इससे डर कर इसे मार भी देते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि इसे बचाया भी जाए, और क्योंकि ये कीटों को नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, और चूँकि ये बिलों में रहता है तो मिट्टी को उर्वर बनाने में भी इसकी भूमिका है। इसकी 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं दुनिया भर में, 4 प्रजाति एशिया में और 4 अफ्रीका में। भारत में 2 प्रजातियाँ हैं। कौन-कौन सी? एक तो भारतीय पेंगोलिन और एक है चाइनीज़ पेंगोलिन। भारतीय पेंगोलिन है एंडेंजर्ड और ये वाला है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। जब भी हम IUCN की जो रेड लिस्ट में जो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे कम जिनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो है लीस्ट कंसर्न, फिर नियर थ्रेटन्ड, फिर वल्नरेबल, फिर एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड और फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। इसका मतलब है पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये अपने आवास में, जंगलों में, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से ये रहते हैं वहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं पर इनका संरक्षण किया गया है प्राकृतिक रूप से, वहाँ पर रहते हैं। क्रिटिकल एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड का मतलब है खतरा, मतलब इनके ऊपर खतरा ज़्यादा है, इसकी थोड़ी डिग्री ज़्यादा है, इसकी थोड़ी डिग्री कम है। वल्नरेबल मतलब अगर इसी तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं तो इनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, ये कम डिग्री के संरक्षण स्तर है, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा खतरा नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पेंगोलिन के बारे में, जैसे स्केल्स वाला, इसके ये जो कांटे हैं वो इनकी रक्षा करते हैं और इनके लिए इनका शिकार भी किया जाता है। मैमल है एक प्रकार का, इसके जो स्केल्स हैं उनमें केरोटीन पाया जाता है और 8 प्रजातियां दुनिया भर में हैं, 4 एशिया में हैं, 4 अफ्रीका में हैं, भारत में 2 हैं, भारतीय पेंगोलिन, चीनी पेंगोलिन, ये है एंडेंजर्ड और ये है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। उष्णकटिबंधीय वनों में मिलेगा आपको, घास के मैदानों में मिलेगा, कृषि क्षेत्रों में भी मिल जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण एशिया में है और उप सहारा अफ्रीका में, सहारा के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर है। जैसे हमने बात की थी, रात में घूमता रहता है, अकेला घूमता है, चींटियाँ दीमक खाता है, इसकी लंबी जीभ होती है चिपचिपी, और उससे अपने चींटियाँ या कीड़े मकोड़े वगैरह चिपक जाते हैं और उन्हें ये खा लेता है। खतरा होने पर अपने आप को शरीर गेंद की तरह मोड़ लेता है पूरे शरीर को। तो एक ये भी इसकी खासियत है। और फिर अपने आप जो केरोटीन होते हैं कठोर होते हैं, दूसरा जानवर उसे खा नहीं पाता, तो इस तरह से ये खुद की रक्षा करता है उन जानवरों से। प्रजनन दर कम है, एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है माताएं। कीट नियंत्रण के लिए जैसे हमने बात की थी, और मृदा सुधारों के लिए ये पर्यावरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडेंजर से लेकर क्रिटिकल इंडेंजर्ड तक इसका IUCN स्टेटस है, जैसे हमने बात की। और वन्यजीव संरक्षण की सूची में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में 1 में है, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। इसका मतलब है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है। इसका जो स्केल्स हैं उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन में और मांस के लिए, और इसे बहुत ज़्यादा लग्जरी माना जाता है इसके मांस को खाना। तो लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी कभी-कभी भोज होते हैं या कभी-कभी दावत दी जाती है, वहाँ पर इसकी डिमांड होती है और इसके जीवन को यहीं पर खतरा भी होता है। भारत म्यांमार की सीमा से लगे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। अगर समुदाय आगे आते हैं, आम लोग अगर सामने आते हैं तो इनकी रक्षा कर सकते हैं। अवैध शिकार, आवासों का खत्म होना और कमज़ोर प्रवर्तन, यानी जो कानून और जो एजेंसियां हैं अगर कहीं पर भी ढिलाई करती हैं तो इनके अस्तित्व को खतरा होता है, जो कि है भी। स्थानीय समुदाय और आदिवासी इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और आगे भी आए हैं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर तस्करी भी होती है। अगर ये लोग अपना आदिवासी लोग और जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ पर भी ये जानवर मिलता है वहाँ पर अगर लोग सामने आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। एक बार यहाँ से जो फैक्ट्स हैं उनको, उनके ऊपर आप नज़र मार सकते हैं कि ये जो संगतम समुदाय है वो नागालैंड का रहने वाला है। यहाँ पर ईस्टर्न नागालैंड में म्यांमार से बॉर्डर लगी हुई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी तस्करी होती है। पेंगोलिन अपना, इसके स्केल्स होते हैं इसके शरीर के ऊपर जिनमें केरोटीन होता है। केरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है। 4 प्रजातियाँ एशिया, 4 प्रजातियाँ अफ्रीका, भारत में 2 प्रजातियाँ। ये वाली जो है भारतीय पेंगोलिन, ये एंडेंजर्ड है, और ये वाली चीनी पेंगोलिन क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। यहाँ पर मिलेगा आपको, ये वाले इलाकों में मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार नज़र मार लेंगे तो दिमाग में फिट बैठ जाएंगे।
इसके बाद है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और दो दूसरे मंत्री हैं, उनके ऑफिस का एड्रेस चेंज होने वाला है। और ऑफिस का जो पहले जो ऑफिस थे वो थे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, लेकिन वहाँ पर चूंकि बिल्डिंग दूर दूर थी, पुरानी बिल्डिंग्स थी, वहाँ पर इनको कोऑर्डिनेशन करना भी कठिन होता था, सारी सुविधाएं नहीं थी, थोड़ी सी कम जगह थी। तो इस भावना से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के लिए समर्पित किया जा सके, इसलिए इनको ऑफिस को चेंज किया गया है। और ऊपर से सारी सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सारी सुविधाओं से लैस ऑफिस बनाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, कर्तव्य भवन 3 भी है, उसका इनॉग्रेशन 2025 में पहले ही हो चुका है। तो अभी 3 बिल्डिंग्स का, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, यहाँ पर सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री का ऑफिस होगा, बाकी दूसरे मंत्रालय यहाँ पर होंगे, कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 में। तो सेवा तीर्थ में जैसे हमने बात की कि प्रधानमंत्री का कार्यालय होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय होगा और मंत्रिमंडल का सचिवालय होगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट होगा। मतलब यहाँ पर इस फोटो में हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारा कर्तव्य पथ है, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, यहाँ पर है राष्ट्रपति भवन और यहाँ पर है इंडिया गेट। यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है और इसके आसपास महत्वपूर्ण ऑफिसेस हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि पहले जो ऑफिस थे हमारे, वो थे लगभग यहाँ कहीं पर। अब ये ऑफिस आने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो पिंक लाइन में दिख रहा है वो प्रपोज्ड एरिया है, तो यहाँ पर एक साथ सारे ऑफिस आ जाएंगे। पहले जो हमारी संसद थी वो यहाँ पर थी, नई वाली संसद यहाँ पर है। ये जो ऑफिस है नए वाले सारे यहाँ पर आ जाएंगे और सारे काम एक जगह से एक साथ, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ, ज़्यादा डिजिटल सुविधाओं के साथ, ज़्यादा स्पेस के साथ हो पाएंगे। इसके लिए ये सारा काम किया गया है। बाकी सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास ये जो एडिटोरियल है, एक सवाल पूछा गया था, एक सांसद हैं, शायद डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने हमारी जुडिशियरी में शिकायतों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और हरासमेंट वगैरह के मामले को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में संसद में मंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को, क्योंकि जहाँ पर भी अपना ये न्यायालय में अगर शिकायत करनी होती है तो न्यायालयों में शिकायत की जाती है सीजीआई के ऑफिस में, और जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनके ऑफिसेस में शिकायत की जाती है। और ये शिकायतें मिली है लगभग 8,630 शिकायतें। अब इतनी ज़्यादा शिकायतें हमें मिली हैं और इसके फिर बाद में पूछा गया कि इनको लेकर क्या कार्रवाई हुई और क्या इन जजेस के खिलाफ कोई मुकदमा चला या कोई कार्रवाई हुई। तो उसको लेकर मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये जो सारा काम होता है, ये जो सारी प्रोसेस है, वो न्यायालयों में आंतरिक होती है, इन हाउस प्रोसेस होती है। मतलब न्यायालयों में बाहर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए न्यायालय स्वतंत्र है। हम हमारे न्यायालयों को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पवित्र नज़र से देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, भ्रष्टाचार भी है, भाई भतीजावाद भी है। और इस तरह के मामले जब आते हैं तो उनको लेकर कोई शिकायतें होती हैं तो उनको लेकर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। 2016 से लेकर 2025 तक 3,860 मामले दर्ज किए गए हैं। और ये जो सवाल था वो भ्रष्टाचार, यौन दुराचार, गंभीर अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर था कि कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो इस बारे में हमें सोचना होगा, इस बारे में हमारी न्यायपालिका को सोचना होगा कि जितना भरोसा लोग न्यायपालिका के ऊपर करते हैं, क्या न्यायपालिका उस भरोसे को बनाए रखने में सफल रही है या नहीं रही है। अगर इसको लेकर और ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं या फिर इसको लेकर और ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है, तब जाकर कहीं हमारे न्यायालयों का एक बार सुधार हो सकेगा। क्योंकि न्यायालयों में हम देखते हैं कि भाई भतीजावाद भी है, फेवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर गंभीर भ्रष्टाचार, दुराचार और गंभीर अनियमितताओं की जो शिकायतें आती हैं और उनको लेकर क्या कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी हमारे पास कोई जानकारियां नहीं होती। अगर मामले इन हाउस हैं, अगर बाहर से पुलिस का या सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब भी न्यायालयों की व्यवस्था है कि खुद को साफ कर सकें। जब दूसरों को न्याय दे सकते हैं तो अपने अंदर भी सफाई तो कर ही सकते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं और ये जो सारी जिम्मेदारी है वो सीजीआई और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की है कि इस तरह के मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जनता के सामने पूरी जानकारी, पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी रखी जाए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला जो मामला है वो स्पेक्ट्रम को लेकर है। होता क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। आप फ़ोन लगाते हैं किसी को, आप ए हैं
मान लीजिए आपका दोस्त बी है, इसको फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन में आप अपनी तरफ से बात करते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, इन्हें सुनाई देता है, ये बोलते हैं, आपको सुनाई देता है। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है, ये वैसा ही है जैसे आप इनके घर सड़क से होकर जाते हैं। सड़क आपको दिखाई देती है, वैसे ही एक इनविजिबल, एक हम कहें कि डिजिटल रूप से एक सिग्नलों का एक रास्ता है जिसके ऊपर ये सारा काम होता है। और अलग-अलग कंपनियाँ, जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, वो स्पेक्ट्रम खरीदती हैं ताकि अपनी सेवाएँ दे सकें। अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग-अलग चैनल्स होते हैं इनमें, स्पेक्ट्रम में, वहाँ पर अलग-अलग कंपनियों को ये अलॉट किए जाते हैं और ये कंपनियाँ इसे किराए से लेती हैं। अब ऐसे ही कंपनी थी एयरसेल करके, ये कंपनी पहले स्पेक्ट्रम खरीदा था, टेलीकॉम सेवाएँ दे रही थी, फिर बाद में दिवालिया हो गई। दिवालिया हो गई और जिन बैंक से इसने पैसा लिया था, उन बैंक ने इसके ऊपर मुकदमा किया और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो कोड है, जो सारी जो बर्बाद हो गई कंपनियाँ हैं, जो कंपनियाँ अपना पैसा नहीं चुका सकती, जो कंपनियाँ बैंकरप्ट हो गई हैं, उन कंपनियों के एसेट को बेचकर फिर जो भी रेवेन्यू मिलता है, उनसे कर्ज चुकाया जाता है। बैंक कह रहे थे कि जो स्पेक्ट्रम है, उसे भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है, उसका पैसा जो टेलीकॉम कंपनी है, सरकार को दे रही थी और जो बैंक हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था और उस पैसे को लेने के लिए सारा केस हो रहा था, सारी लड़ाई हो रही थी और मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्पेक्ट्रम जो है, टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ अगर आपको मुकदमा करना है, उससे ऋण की वसूली करनी है, उससे लोन की वसूली करनी है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी उसकी प्रॉपर्टियाँ आ सकती हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम के ऊपर कंपनी का मालिकाना हक नहीं है। इसके लिए इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी मामले में नहीं शामिल किया जा सकता। तो स्पेक्ट्रम जो है, उसका मालिक जो है, वो है भारत के लोग और उसके लिए जो उसका रखरखाव है, उसका जो ट्रस्टी है, वो है भारत की सरकार। तो भारत सरकार इसे किराए पर देती है, जबकि इसके जो मालिकाना हक है, इसका जो पूरा अधिकार है, वो है भारत के लोगों के पास। तो इसको लेकर ये मामला सामने आया है। तो उपयोग करने के लिए दिया जाता है कंपनी को बेचा नहीं जाता है स्पेक्ट्रम, सशर्त दिया जाता है और वापस भी लिया जा सकता है। तो इस तरह के अधिकार दिए जाते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत जो पूरी प्रक्रिया होती है, इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया और लिक्विडेशन की प्रक्रिया, उसमें इन्हें शामिल नहीं कर सकते हैं। ये फैसला इसने दिया है और स्पेक्ट्रम का जो स्वामित्व या कहें कि ट्रस्टी है, वो भारत सरकार है और ट्राई इस क्षेत्र में रेगुलेटर है। बस मुख्यतः यही बातें थी। मेनली यही चीज़ थी कि स्पेक्ट्रम पर उन कंपनियों का स्वामित्व नहीं होता, वे किराए से लेती हैं, यूज़ करती हैं और शर्तें पूरी हो जाने के बाद वापस भी दे देती हैं। इसके बाद है हमारा आज का सबसे आखिरी आर्टिकल और सबसे आखिरी आर्टिकल है ऑयल के प्राइस को लेकर। ऑयल के प्राइस में 2017 तक क्या हो रहा था कि सरकार ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट कर रही थी। सरकार बढ़ाती थी, सरकार घटाती थी और जितनी भी कंपनियां हमारे यहाँ हैं, वो लगभग सारी की सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। इसका मतलब है कि भले ही सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर भी है। अब होता क्या है, 2017 में इन प्राइसेस को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ लिंक कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं तो हमारे लिए भी भाव बढ़ा दिए जाएंगे, कम होते हैं तो हमारे लिए भी कम हो जाएंगे। इस तरह की नीति भारत सरकार ने लेकर आई थी। जैसे ये मान लीजिए क्रूड ऑयल के प्राइस हैं और ये इस तरह से हमारे लिए भी प्राइस चलने वाले हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव बढ़ते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ते हैं, तो हमें भी ज़्यादा कीमतों पर ऑयल मिलेगा, मतलब पेट्रोल और डीजल मिलेगा। वहीं अगर कम होते हैं तो कम मिलना चाहिए। तो इस नीति के हिसाब से 2017 में फैसला लिया गया। लेकिन होता क्या है, आप भी जानते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है अपना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव को लेकर। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर क्या भाव है, क्या उसका प्राइस चल रहा है, इस ग्राफ में इस नीली लाइन के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ये जब नीली लाइन है, कम था तब भी भाव ज़्यादा था थोड़े समय के लिए उससे कम रहा, लेकिन अब जब मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कम है, तब भी हमारे लिए जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल का, वो ज़्यादा है और इतना जो पैसा है उससे कंपनियां फ़ायदा कमा रही हैं और सरकार फ़ायदा कमा रही है सीधे तौर पर।
तो इसको लेकर यहाँ पूरी चिंताएं जताई जा रही है। अगर सरकार ने नीति बनाई है, अगर सरकार ने इस तरह से उस अपने पेट्रोल और डीजल के भाव को, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, उसके रेगुलेशन को अगर इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा है, तो जहाँ पर प्राइस घटे वहाँ पर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। पहले 116 डॉलर प्रति बैरल तेल था, लेकिन बाद में 67.9 डॉलर पर बैरल हो गया, लेकिन फिर भी हमारे लिए पेट्रोल और डीजल के, ऑयल के भाव नहीं बढ़े। ये जो रेड लाइन है वो है हमारा प्राइस जो हम चुकाते हैं, और ये है पर बैरल प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में होता है। तो यहाँ पर हम जितना चुका रहे हैं उसके मुकाबले अगर भाव गिरे हैं तब भी हमारे लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर मार्केट में इस तरह से लिंक किया है, अगर भाव बढ़ेगा, अगर आज भी मान लीजिए 150 डॉलर पर बैरल अगर ऑयल के प्राइसेस हो जाते हैं तो हमारे लिए भी भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन जब प्राइस कम होंगे तो हमारा प्राइस कम नहीं होने वाला है। तो इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो लोगों की जेब पर थोड़ी सी राहत मिल सके, थोड़ा सा वजन कम हो सके, उसको लेकर सोचना होगा। और ये जो पूरी नीति है, अगर सरकार अपनी ही पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है तो फिर पॉलिसी बनाने का फ़ायदा क्या है। पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कह रहा है कि ये प्राइस जो है, पूरे मूल्य निर्धारण जो इसका होता है वो तेल विपणन कंपनियों का विषय, इसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है कहने के लिए, लेकिन जब भी तेल की कीमतों में कमी होती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। कुछ प्राइस कम हुआ था, लेकिन वो भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसको लेकर था। तो ये सारी बातें हैं, ये सारा आर्गुमेंट है। सरकार को अगर अपनी ही पॉलिसी पर चलना है तो सरकार को भी उसकी पॉलिसी फॉलो करनी होगी। बाकी जो उपभोक्ता है, लोग हैं, वो तो कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, सिर्फ मांग कर सकते हैं, सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर अवेयर होंगे तब आवाज़ उठाएंगे। तो इस अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। जनता के हितों की बात भी जनता को ही करनी होगी, नेता नहीं करने वाले हैं। ये सारा आर्गुमेंट है, ये सारी चिंता है, ये सारी बातें। यहाँ से हमारे लिए पहला एमसीक्यू है कि नई सीपीआई सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि नई सीपीआई श्रृंखला का आधार वर्ष 2024 है। ठीक है, 24 कर दिया है। यह श्रृंखला 2012 आधारित सीपीआई का स्थान लेती है। जी बिल्कुल ले रही है। 2012 था पहले आधार वर्ष, अभी 2024 है। और इसके बाद है जो हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, उस पर आधारित है नई वाली सीरीज। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन कहता है कि नई सीपीआई श्रृंखला में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार कम है। तो खाद्य और पेय पदार्थों का भाव कम हुआ है क्योंकि पिछले दशक में सरकारी कल्याण योजनाओं के कारण घरेलू खाद्य व्यय में कमी आई है। बिल्कुल सही बात है। अब एक्सपेंडिचर कम है, आपका खर्चा नहीं होता है, तो फिर उससे महंगाई को भी नापा नहीं जाना चाहिए। महंगाई सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, इसके लिए उसका वेटेज कम किया है। तीसरा सवाल, बांग्लादेश के हालिया चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति प्राप्त की है। सही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था, ये बात भी सही है। जुलाई चार्टर में प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ाने का प्रावधान है। वैसे जुलाई चार्टर में प्रधानमंत्री और सरकार की जो मनमानी शक्तियां हैं उन्हें कम करने के लिए जो मतलब सहमति बनी थी, वही चीज़ें जुलाई चार्टर में है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। चौथा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। भारत बांग्लादेश संबंधों को पुनः सुदृढ़ करने का यह एक अवसर है। चूँकि नई सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। और चूँकि मजबूरियाँ भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे तो ओनली इंटरेस्ट परमानेंट वाली नीति चलती है, तो उसको लेकर भी अवसर तो है कि दोनों देश आपस में संबंध सुधारें। बांग्लादेश को भी ज़रूरत है, भारत को भी ज़रूरत है। हालांकि थोड़ी ज़रूरतें कम ज़्यादा हो सकती हैं, मजबूरियाँ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पड़ोसी हैं तो पड़ोसी तो हम चुन नहीं सकते। शांति से रहना ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है। रीज़न, आंतरिक शासन के दौरान दोनों देशों के संबंध कमज़ोर हुए थे। तो जब भी अंतरिम सरकार थी वहाँ पर, तो उस समय दोनों देशों के संबंध कमज़ोर हुए। आपने देखा था कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। क्रिकेट को लेकर भी दोनों देशों में काफ़ी उठापटक और असहमतियाँ बनी हैं। तो संबंध कमज़ोर हुए हैं, इसलिए उन्हें बढ़ाना होगा, इसलिए उन्हें सही करना होगा। पांचवा सवाल है कि गेहूं निर्यात निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, सरकार ने 25 लाख
गेहूं निर्यात की अनुमति दी है, सही बात है। एफसीआई के पास 1 अप्रैल 2024 को इतना गेहूं उपलब्ध था, ये भी सही है। और लगभग 1 करोड़ 85 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। तीसरा है कि गेहूं निर्यात से खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो गेहूं का निर्यात अगर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, तो खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कब? जब हमारे पास इसका भंडार न हो, जब आने वाली फसल अच्छी न हो। अभी दोनों मामलों में हमारे पास भंडार भी है और फसल अच्छी लगी हुई है, और फसल अब बस महीने 1.5 महीने में पकने वाली है। छठा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति से घरेलू बाजार संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। तो अगर चीनी के निर्यात की पहले अगर मान लीजिए हमारे यहाँ शॉर्टेज है तो उसको निर्यात को रोक दिया जाता है। दूसरा, अगर अतिरिक्त प्रोडक्शन है तो उसे निर्यात किया जाता है, तो घरेलू बाजार में भी संतुलन आता है, क्योंकि चीनी निर्यात से घरेलू उपलब्धता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो देखो, चीनी निर्यात से घरेलू उपलब्धता पूरी तरह तो समाप्त होती नहीं है, लेकिन अगर अतिरिक्त जो चीनी है या अतिरिक्त अनाज है उसका निर्यात किया जाता है तो मार्केट में भी संतुलन होता है और किसानों को भी आय मिलती है। तो चूंकि ये जो स्टेटमेंट है दूसरा वाला हमने जैसे देखा गलत है, तो जब भी असर्शन और रीजन वाले सवाल में स्टेटमेंट गलत होता है तो उसका जवाब होता है सी। 7वां सवाल, पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंगोलिन एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिसके शरीर पर केराटिन के शल्क होते हैं, सही है। भारत में पेंगोलिन की 4 प्रजातियां पाई जाती है, नहीं 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है पेंगोलिन मुख्यतः चींटियां और दीमक खाते हैं, ये बात भी सही है। 8वां प्रश्न, नागालैंड के संगतम जनजाति की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल सामुदायिक संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। म्यांमार और भारत की सीमा के पास स्थित है, सही है। और इंडो म्यांमार जैव विविधता, इंडो म्यांमार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। 9वां सवाल है, न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 1 दशक में 8,630 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण सरकार ने स्पष्ट रूप से दिया है, सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि न्यायालय का आंतरिक मामला है। न्यायालयों की तरफ से सरकार की जो दखल अंदाजी है या जो भी हस्तक्षेप है वो सरकार का हस्तक्षेप न्यायालय करने नहीं देते हैं, तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं। शिकायतें इन हाउस प्रक्रिया के तहत देखी जाती हैं, ये बात सही है। अब ये जो इन हाउस प्रक्रिया है इसे न्यायालय या तो ढाल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यायालयों पर कितना भरोसा होगा लोगों का, भरोसा कम होगा, बढ़ेगा या हिलेगा भरोसा, उसको लेकर न्यायालयों को ही चिंता करनी है। 10वां सवाल है कि वैश्विक तेल कीमतों और भारत में पेट्रोल कीमतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 2022 के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 41% की गिरावट आई है। 41% की गिरावट आई है, लेकिन भारत में आम लोगों को, आम कंज्यूमर को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। दूसरा सवाल है कि भारत में पेट्रोल की कीमतों में समान अनुपात में कमी है। समान अनुपात में कोई कमी नहीं आई है, गलत है। पेट्रोल कीमतों में सीमित कमी मुख्यतः उत्पाद शुल्क कटौती के कारण हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क में थोड़ी सी कटौती हुई थी, उसके चलते थोड़ा सा फ़ायदा मिला था। बाकी तो सरकार इससे हम कहें कि फ़ायदा कमा रही है, कंपनियां फ़ायदा कमा रही है, और अंतर्राष्ट्रीय प्राइस जो गिरे हैं, पर बैरल प्राइस जो गिरे हैं, उसका भारत के लोगों को, आम लोगों को, कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। सरकार अपनी नीति को नहीं मान रही है। बाकी सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात की है। हर टॉपिक से आपको पहले उसकी स्टोरी ध्यान रखनी है, उसमें छिपे फैक्ट्स को ध्यान रखना है, कहाँ से कौन सा फैक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, कौन से सवाल बन सकते हैं, इसको लेकर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी अगर आपको ठीक लगता है, आपको हेल्पफुल लगती है क्लास, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमियां हो तो बताइए, हम सुधारेंगे। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।